हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2021 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके या जीएस के क्वेश्चन तथा इससे संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उन्हें भी पूरा डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आज ये 17 नंबर की वीडियो है। अगर आप 16 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एनटीपीसी की, या तो आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, या तो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या तो किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जीके हर एग्जाम में सेम पूछा जाता है। तो देखते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो आपको आंसर करना है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। ऑप्शन दिया गया है बाबर, टीपू सुल्तान, औरंगजेब, बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। इसके बाद अगर बात करें कि मुगल सम्राट से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, तो अंतिम तो कौन था, बहादुर शाह द्वितीय। इसके बाद अगर फर्स्ट मुगल सम्राट की बात करें तो फर्स्ट मुगल सम्राट कौन सा हो जाएगा, बाबर। तो आपको याद रखना है कि बाबर जो था फर्स्ट मुगल सम्राट था। तो बाबर से आपसे 3 युद्ध पूछे जाते हैं, 4 युद्ध पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो देख लेते हैं अपन एक एक करके कि कौन कौन सा युद्ध बाबर के साथ हुआ था। तो फर्स्ट युद्ध हुआ था जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना कि फर्स्ट युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो आपको याद रखना है कि इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इसके बाद अगर पूछा जाता है सेकेंड युद्ध बाबर कौन सा लड़ा था, तो सेकेंड युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध। तो आपको याद रखना है कि खानवा का युद्ध सेकेंड हो जाएगा। और ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के मध्य। तो आपको याद रखना है कि राणा सांगा के मध्य हुआ था सेकेंड वाला युद्ध। और ये कब हुआ था, तो 1527 ईस्वी में हुआ था। तो आपको याद रखना है कि ये 26 हो गया, 26 के बाद 27, एक एक नंबर करके आप पूरे युद्ध में बढ़ाते जाएंगे। इसके बाद अगर बात करें थर्ड युद्ध की, तो थर्ड युद्ध हो जाएगा चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध आपको याद रखना है कि ये कब हुआ था, तो 1528 में हुआ था। तो ये कब हो जाएगा, 1528 में। और ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। तो आपको याद रखना है कि बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। और अगर फोर्थ युद्ध की बात करें तो फोर्थ युद्ध पूछा जाता है घाघरा का युद्ध। तो आपको याद रखना है कि घाघरा का युद्ध ये कब हुआ था, तो ये 1529 में हुआ था। और ये किसके किसके मध्य हुआ था, तो बाबर और अफगानों के मध्य हुआ था। तो आपको याद रखना है अफगानों के मध्य हुआ था ये वाला युद्ध। इसके बाद क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जो इब्राहिम लोदी था, तो इब्राहिम लोदी किसका दोस्त था, तो इब्राहिम लोदी जो ग्वालियर के शासक थे विक्रमजीत। तो आपको याद रखना है कि ग्वालियर के शासक विक्रमजीत का दोस्त था कौन, इब्राहिम लोदी, जो कि ग्वालियर के राजा कौन थे, विक्रमजीत थे। और बाबर ने जब युद्ध किया था तो विक्रमजीत को भी हरा दिया था और यहां से कोहिनूर हीरा ले गया था। इसके बाद बात कर लेते हैं अगर टीपू सुल्तान की बात करें, तो टीपू सुल्तान से पूछा जाता है कि अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य कौन सी संधि हुई थी, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। तो आपको याद रखना है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी टीपू सुल्तान के मध्य। औरंगजेब से पूछा जाए तो औरंगजेब बहुत क्रूर शासक था, जो कि अपने आप को क्या कहता था, तो अपने आप को जिंदा पीर कहता था। तो यहां से इतना क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कहिरा बांध यहां स्थित है। तो कहिरा बांध कहां स्थित है। ऑप्शन दिया गया है धार, कैमूर जिला, शिवपुरी, रीवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैमूर जिला। तो आपको याद रखना है कि यहाँ से के से कहिरा याद रख लीजिए, के से कैमूर जिला याद रख लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा। अगर अपन बात कर लेते हैं और क्या क्या डैम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपन एक एक करके पूरे डैम देख लेते हैं। तो आपसे पूछा जाता है फर्स्ट जो हो जाएगा इंदिरा सागर डैम। तो आपको याद रखना है कि इंदिरा सागर डैम ये किस नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर है। और कौन से जिले में है, खंडवा जिले में है। तो आपको याद रखना है कि खंडवा जिले में हो जाएगा क्या, इंदिरा सागर डैम। इसके बाद सेकंड डैम की बात करें तो सेकंड डैम पूछा जाता है गांधी सागर डैम। तो आपको याद रखना है कि गांधी सागर डैम जो कि कहाँ पे स्थित है, तो चंबल नदी पर स्थित है। और ये किस जिले में स्थित है, तो ये मंदसौर जिले में स्थित है। आपको याद रखना है कि मंदसौर जिले में स्थित हो जाएगा गांधी सागर डैम। और इसके बाद थर्ड डैम की बात करें तो ओमकारेश्वर डैम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ओमकारेश्वर डैम आप याद रखेंगे। ओमकारेश्वर डैम किस नदी पर है,
तो ये नर्मदा नदी पर है और किस जिले में है ये पूछा जाए तो खंडवा जिले में है। तो आपको याद रखना है कि खंडवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसके बाद और बात कर लेते हैं कि और क्या यहाँ से बनता है। तो बार पूछा जाए अगर माता टीला डैम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। तो आपसे पूछा जाता है कि माता टीला डैम कहाँ स्थित है। तो माता टीला डैम किस नदी पर है। तो माता टीला डैम हो जाएगा बेतवा नदी पर। तो आपको याद रखना कि बेतवा नदी पर, और ये एमपी में नहीं है। तो आपको याद रखना कि ललितपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में स्थित है। तो ये ललितपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में स्थित हो जाएगा। इसके बाद पूछा जाता है तिगरा डैम। तो तिगरा डैम आपके एमपी पुलिस में ही पूछा गया था। तो तिगरा डैम कहाँ पे हो जाएगा, ग्वालियर के पास है, और ये किस नदी पर है, शौक नदी पर है। तो आपको याद रखना है कि शौक नदी पर स्थित है तिगरा डैम। और क्या क्वेश्चन बनता है, तो यार पूछा जाता है कि बाणसागर डैम, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है एमपी के एग्जाम में, कि बाणसागर डैम किस नदी पर स्थित है। तो आपको याद रखना कि बाणसागर डैम किस नदी पर है, तो सोन नदी पर है। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि ये किसके नाम पर रखा गया है, तो बाणासुर के नाम पर रखा गया है बाणसागर डैम का नाम, जो कि शहडोल जिले में है। तो आपको ये याद रखना है कि शहडोल जिले में स्थित है ये बाणसागर डैम, और ये यूपी और एमपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद अगर पूछा जाए कि सरदार सरोवर बांध आपसे पूछा जाता है, तो आपको याद रखना कि सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है, जो कि गुजरात में स्थित है। और अगर पूछे बरगी बांध, तो बरगी बांध कहाँ स्थित है, जबलपुर में स्थित है, जो कि नर्मदा नदी पर है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत के किस पड़ोसी देश में सुंदरबन फैला हुआ है। तो ऑप्शन, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, कौन सा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। तो भारत के किस पड़ोसी देश में है, ऑप्शन दिया गया है बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो आपको याद रखना है कि बांग्लादेश में क्या है, सुंदरबन डेल्टा। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुंदरबन डेल्टा किस नदी पर है। तो सुंदरबन डेल्टा दो नदियां आती हैं। तो कौन कौन सी नदियां आती हैं, तो गंगा आती है, इधर से क्या नदी आती है, गंगा, और इधर से क्या आती है, ब्रह्मपुत्र। तो आपको याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र। तो यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र को किस नदी से नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और जब ये दोनों नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र जहाँ पे मिलती हैं, इसके बाद सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं, और इसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो और ये जब इनकी संयुक्त हो जाती हैं, जब ये मिल जाती हैं, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे कि मेघना नाम से जाना जाता है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। और ये कहाँ से आती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है चाइना से आती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से। तो आपको याद रखना है कि तिब्बत के मानसरोवर झील से आती है, इसका उद्गम स्थल है। और गंगा पूछे तो गंगा उत्तराखंड में उसका उद्गम स्थल है, गंगा नदी का। और ये पूछा जाता है कि भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी। तो अगर प्रवाहित होने वाली पूछे तो बांग्लादेश में जो जाती है ब्रह्मपुत्र, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। और अगर पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, तो भारत की वो सबसे लंबी नदी हो जाएगी गंगा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है, तो 2510 किलोमीटर है। तो आपको ये भी याद रखना है कि 2510 किलोमीटर की लंबी है कौन, गंगा नदी। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रसिद्ध गायक तानसेन कहां से थे। तो ऑप्शन दिया गया है उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर से थे। तो तानसेन के बचपन का नाम पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे था। तो आपको याद रखना है कि रामतनु पांडे था। और ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो आपको याद रखना है कि एक किसके समकालिक थे, तो अकबर के समकालिक थे। और यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उज्जैन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उज्जैन किस नदी के किनारे है। तो उज्जैन किस नदी के किनारे हो जाएगा, क्षिप्रा नदी के किनारे। तो आपको याद रखना है कि उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। इंदौर की बात करें तो इंदौर खान नदी के किनारे हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि इंदौर खान नदी के किनारे है। और अगर भोपाल से पूछा जाए तो जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और इसको झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि झीलों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, भोपाल को। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सोन नदी का उद्गम स्थल के समीप है। ऑप्शन दिया गया है डिंडोरी, जो कि गलत लिखा गया है, अमरकंटक, उमरिया, खुजराहो। तो आपको सॉरी खजुराहो। तो इसका ऑप्शन दिया गया है, आप आंसर करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमरकंटक, जो कि अनूपपुर जिले में स्थित है अमरकंटक।
और अमरकंटक से कौन कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है, तो आपको तीनों नदी याद रखना है क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो एक हो जाता है नर्मदा नदी, और दूसरी हो जाती है सोन नदी, और तीसरी कौन सी नदी हो जाती है? जोहिला नदी। तो आपको याद रखना है कि जोहिला नदी हो जाती है तीसरी। और यहाँ से और क्या क्वेश्चन बनता है? तो नर्मदा नदी पर बरगी बांध बनाया गया है। इसके बाद सेकंड पूछा जाता है नर्मदा नदी के डैम से, तो आपको याद रखना है कि सरदार सरोवर बांध बना है नर्मदा नदी पर। और सोन नदी पर कौन सा डैम बना है? बाणसागर डैम, जिसको मतलब किसके नाम पर बना है? तो बाणासुर के नाम पर बना है। यहाँ से इतना क्वेश्चन बनता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, जो कि बायो का क्वेश्चन है। संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। ऑप्शन दिया गया है सिर्फ उपास्थि, सिर्फ अस्थि, सिर्फ अस्थि, सिर्फ रक्त, उपयुक्त सभी। तो जो सभी, उपस्थि भी संयोजी ऊतक होती है, अस्थि भी संयोजी ऊतक होती है, और रक्त भी क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो आपसे पूछा जाता है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो रक्त क्या है? तो ब्लड पूछा जाए तो ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो आपको याद रखना है कि ब्लड क्या है? एक संयोजी ऊतक है। तो आपको यहाँ से इतना क्वेश्चन याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो अमीबा में अलैंगिक जनन इसके माध्यम से होता है। ऑप्शन दिया गया है पुनरुद्भवन, मुकुलन, द्विविखंडन तथा विखंडन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विविखंडन। तो अमीबा में किसके माध्यम से होता है? द्विविखंडन के माध्यम से होता है। तो आपको यहाँ से इतना क्वेश्चन याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बड़े बांधों के निर्माण का विरोध इस कारण से होता है। तो ऑप्शन दिए गए सिर्फ पर्यावरणीय कारक, सिर्फ आर्थिक कारक, सिर्फ सामाजिक कारक, उपयुक्त सभी। तो बड़े बांधों का निर्माण उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि ये सब कारक होते हैं, क्योंकि पर्यावरणीय कारक होता है क्योंकि कई पेड़ पौधे कट जाते हैं अगर बांध बनते हैं, पेड़ डूब जाते हैं। और आर्थिक कारक भी होता है क्योंकि बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। और सामाजिक कारक भी होता है कि मतलब कई गांव, कई शहर वो हैं जो डूब क्षेत्र में आ जाते हैं, जिनको निकाल दिया जाता है। तो आपको यहाँ से इतना क्वेश्चन याद रखना है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थोड़ी बड़ा सा है। तो यदि पोटेशियम परमैंगनेट पर, तो आपको यहाँ का एक रवा जलयुक्त बीकर में रखा जाए तो कुछ समय पश्चात जब वह गुलाबी हो जाता है, इस प्रेक्षण के द्वारा पदार्थ की कौन सी विशेषता निष्कासित की जा सकती है? तो क्वेश्चन बड़ा सा है, आपको डरना नहीं है, जो कि इसका आंसर बहुत सरल सा होता है। तो आप आंसर करिए। ठोस कणों के दबाव देने से वे आसानी से टूट जाते हैं। पदार्थों के कणों के बीच अंतराल होता है, और ठोस कणों से कसकर बंधे होने पर ये दृढ़ होते हैं तथा द्रव कण ढीले बंधे होने के कारण ये प्रभावित हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पदार्थ के कणों के बीच अंतराल होता है। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा एक ताप सुघट्य है? तो ऑप्शन दिया गया है कौन सा एक थर्मोप्लास्टिक है। तो कभी कभी ये हिंदी में ताप सुघट्य न देके थर्मोप्लास्टिक भी दिया जाता है। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि कभी कभी थर्मोप्लास्टिक दिया जाता है। तो ऑप्शन दिया गया है मेलिमीन वल्कनित रबर, वल्कनाइज्ड रबर जो इसको कहते हैं, पीवीसी। इसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या दिया गया है? बैकेलाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीवीसी। तो आपको याद रखना है कि पीवीसी हो जाएगा इसका सही आंसर, जो कि थर्मोप्लास्टिक होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। जब एक दंड चुंबक को 2 बराबर भागों में काटा जाता है तो वह क्या हो जाते हैं? एक भाग उत्तरी ध्रुव हो जाता है और एक भाग दक्षिणी ध्रुव। मतलब कहता है कि एक नॉर्थ पोल हो जाता है, दूसरा साउथ पोल। सेकंड ऑप्शन कहता है दोनों भागों का चुंबकत्व चला जाता है। तो ये तो नहीं होता है। दोनों भागों की ध्रुव सामर्थ्य में वृद्धि होती है। तो ये भी नहीं होता है। प्रत्येक भाग एक चुंबक बन जाता है। तो ये सही आंसर हो जाए। मान लीजिए कोई दंड चुंबक है जिसका, मान लो ये कोई चुंबक है जिसका एक पोल क्या होता है? तो नॉर्थ पोल होता है चुंबक में, और एक साउथ पोल होता है। और आप देखे होंगे कि अगर हम चुंबक को मान लीजिए इतना काट देते हैं तो ये क्या, ये फिर से बन जाएगा, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा चुंबक का, और ये साउथ पोल बन जाता है। तो चुंबक को आप चाहे कितना भी काटोगे, वो मतलब अलग अलग भाग में नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक भाग एक चुंबक बन जाता है। और चुंबक से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अगर चुंबक का मान लीजिए जो विपरीत पोल होते हैं, तो आपको याद रखना है कि जो चुंबक के विपरीत पोल होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मान लीजिए
यहाँ पे ये s पोल है और ये पे दूसरा चुंबक है, इसका n पोल है, तो ये क्या करेंगे, आपस में आकर्षित करेंगे। और अगर इसका मान लीजिए ये दूसरा चुंबक यहाँ पे होता और ये मतलब ये भी n पोल होता, तो ये क्या करते, ये प्रतिकर्षित करेंगे। तो आपको याद रखना कि ये कभी एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सौर सेल इनके बने होते हैं। ऑप्शन दिया गया है इंसुलेटर, अर्धचालक, अतिचालक, चालक। तो जो सोलर सेल होते हैं जो किससे बने होते हैं, तो सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। तो आपको याद रखना है कि अर्धचालक से बने होते हैं। और कौन कौन से अर्धचालक से, तो आपको याद रखना है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन से। तो किसके किसके बने होते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन से बने होते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सौर सेल है, मान लीजिए कई सेल से मिलकर सौर सेल बनता है, बहुत सारे सेल जुड़े होते हैं इसमें। तो जो सौर सेल है किससे जुड़े होते हैं, तो आपको याद रखना है कि ये सिल्वर से जुड़े होते हैं, चांदी से जुड़े होते हैं। तो आपसे यहाँ से इतना क्वेश्चन बनता है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस प्रकार की पेशी लंबी गतिविधि के द्वारा शरीर थक जाता है, या शरीर दे दे या थक जाती है। तो आंसर दिया गया है हृदय पेशी नहीं थकती है, धारीदार, और ये हो जाएगा धारी रहित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारीदार। जो धारीदार पेशी होती हैं वो क्या होती हैं, थक जाती हैं, मतलब लगातार चलने से या काम करने से धारीदार पेशियां थक जाती हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मनुष्य को थकान किसके कारण महसूस होता है। तो जो हमारी पेशी होती है, कोशिकाएं होती है, उसमें कौन सा अम्ल जमा हो जाता है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, जिससे कि हमारा शरीर क्या होता है, थकान का महसूस करता है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या अत्यधिक ठंड के विरुद्ध ध्रुवी भालू का रोधन प्रदान करता है। तो ये पोलर बियर से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि पोलर बियर भालू होता है एक, जो कि पोल में पाया जाता है, ध्रुव की तरफ पाया जाता है, जो कि पृथ्वी के पोल में पाया जाता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी होती है। क्या होता है वहां पे, बहुत ज्यादा ठंडी होती है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है तीक्ष्ण मुख, बसा परत, विशाल आकार, सफेद फर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो पोलर बियर भालू होता है, उसकी जो मतलब चमड़ी होती है, उसमें क्या पाया जाता है, एक लेयर पाई जाती है। किसकी लेयर पाई जाती है, फैट की लेयर पाई जाती है, बसा की परत पाई जाती है, जो कि उसको ठंड से बचाती है। तो आपको याद रखना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बसा परत। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक संपर्क बल का उदाहरण है। तो कौन सा एक ऐसा बल है जो संपर्क बल का उदाहरण, चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल क्या संपर्क में लगता है, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल, घर्षण बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घर्षण बल। तो जो ये पूछा गया है कि कौन सा बल जो है कनेक्ट फोर्स है, तो कनेक्ट फोर्स कौन सा हो जाएगा, घर्षण बल। जो घर्षण बल होता है, मान लीजिए घर्षण क्या होता है, तो घर्षण मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब चलता है, तो ये बॉडी मतलब उस बॉडी के चलने का जो विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। तो देख लीजिए घर्षण बल जो होता है एक मतलब क्या होता है, कनेक्टेड फोर्स होता है। और अगर चुंबकीय बल की बात करें तो क्या चुंबकीय बल कनेक्ट रहता है, क्या चुंबक दो चुंबक बल लगाते हैं तो कनेक्ट रहते हैं, नहीं रहते। स्थिर वैद्युत बल नहीं रहता, गुरुत्वीय बल नहीं रहता है। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है घर्षण बल से कि कौन कौन से घर्षण होते हैं। तो एक सर्पी घर्षण होता है और एक बेलन घर्षण होता है। तो आपको याद रखना है कि सर्पी घर्षण और बेलन घर्षण। तो जो बेलन घर्षण होता है जो सर्पी घर्षण से आसानी से हो जाता है। तो इसमें कौन पूछा जाता है कि कौन आसान होता है, तो बेलन घर्षण आसान होता है। और सर्पी घर्षण मतलब होता है जब एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर स्लाइड करती है या सरकती है, तो उसे क्या कहते हैं, सर्पी घर्षण कहते हैं। और जब मान लीजिए एक गोलाकार पिंड होता है, उसको अगर लुढ़काया जाता है तो क्या कहलाता है, बेलन घर्षण। तो आपको याद रखना है कि अगर ये लुढ़क रही है तो ये क्या हो जाएगा, बेलन घर्षण हो जाएगा। और गुरुत्वीय बल जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नीचे दिए गए प्रकारों में से एक कार्य श्वास नली सी के आकार वाली उपास्थि युक्त बलियों द्वारा नहीं किया जाता है, पहचानिए। ये क्वेश्चन देखिए, देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है, लेकिन इनका आंसर कर पाना बहुत मुश्किल नहीं होता है। तो आप आंसर करिए। यह टेक प्रदान करता है, यह O2 के अवशोषण में मदद करता है, यह हवा में अविच्छिन्न मतलब प्रवाह को अनुमति देता है, यह श्वास नली के निपात को रोकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह O2 के अवशोषण में मदद करता है।
तो देखिए नीचे दिए गए प्रकारों, देखिए क्वेश्चन जो कि बहुत सरल सा क्वेश्चन था, जो कि कंफ्यूजन कर, मतलब ये क्वेश्चन क्या रहते हैं, कंफ्यूज करने के लिए दिए रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो जो पूछा गया है, सी आकार की उपास्थि युक्त बल्लियों को नहीं किया जाता है, मतलब ये ऐसे कौन सा होता है, तो O2 युक्त अवशोषण में मदद करता है। इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद। और मैं ये मतलब आपकी वीडियो की सीरीज डेली लाता हूँ। आज 17th वीडियो थी। अगर आप 16 तक वीडियो नहीं देखें तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे डैम आ गया, जैसे नदी आ गई, तो वहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी संभावित प्रश्न होते हैं, तो मैं पूरा डिस्कस करता हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर मान लीजिए आप एक बार वीडियो देख लिए और आपको क्वेश्चन मान लीजिए डाउट है, याद नहीं हो रहा है, तो आप 2-3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि 2-3 बार देखने के बाद आपको याद हो जाएगा वीडियो। तो थैंक यू, नमस्कार।